जब मैं बैंगलोर में विनायक तोरवी जी से सीखती थी संगीत, बहुत अच्छा सिखाते थे। उनसे जब मैं सीख रही थी तब भीमसेन जोशी जो उनके गुरु रह चुके थे, उनसे संपर्क हुआ और गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। तोरवी जी से भी हमने कुछ ऐसा ही सीखा। इससे पहले जब मैं बनस्थली में थी, वहाँ भी गुरु शिष्य परंपरा के मॉड्यूल्स पे ही हम सीखते थे। इसमें क्या होता है, गुरु की सेवा करना, गुरु की हर बात ऐसे मानना जैसे उसके आगे कुछ है ही नहीं। वो आपको जो कहे वो ही द फाइनल वर्ड। देयर इज़ नो आर्ग्यूमेंट, देयर इज़ नो टू थिंग्स अबाउट इट। आप जब इस तरह से ढल जाते हैं, गुरु शिष्य के प्रति जो गुरु का भाव होता है, वो प्रेम भाव, वो एक अपने बच्चे जैसा वो जो देखने लगते हैं, आप उनके प्रति जो भाव उत्पन्न करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनके घर का कार्य करते हैं, उनको हर तरह से अपने घर वाले जैसे आप उसको ट्रीट करते हो, आपका ये जो आत्मसमर्पण है संपूर्ण रूप से, तब आपको संगीत सिखाया जाता है। आपको झुकना सीखना है, वो है गुरु शिष्य परंपरा। आपको हर तरह से झुकना आना चाहिए, गुरु की बात को मानना आना चाहिए, काटना नहीं। तब आपका संगीत उच्च कोटि का होता है। मैंने इसी प्रकार सीखा है। कई साल, 6-7 साल ऐसे ही सिर्फ तानपुरा पीछे बजा के। कई बार तो हम सिर्फ काम करते रहते थे और गुरुजी अपना प्रैक्टिस करते थे, रियाज करते रहते थे। हमें बैठना भी अलाउड नहीं था वहाँ। तो कुछ घंटे हम वहीं रहते थे, मंडराते रहते थे, इधर-उधर के कानों में कुछ पड़ जाए। ऐसे ही सुन-सुन के अब्ज़ॉर्ब करके सीखा है। ऑब्ज़र्व करके कि जब संगत करते हैं, साथ संगत को साजिंदों के साथ गाते हैं, तो आप कितना समय उनको देते हैं, आप किस प्रकार आलाप लेते हैं, आप कहाँ उनको बजाने देते हैं। तो इस तरह का जो ये कॉम्प्लीमेंटिंग एंड सप्लीमेंटिंग ईच अदर है, ये हमें गुरु शिष्य परंपरा से सीखने को मिलता है। पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण। आपको कहीं किसी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए कि अरे गुरुजी ने आज मुझे डाँट दिया, आज मुझे ऐसे कह दिया। ये सब आप जब मन से निकाल देते हैं, आपको प्योर संगीत मिलता है, अनअडल्टरेटेड, टोटल फ़िल्टर्ड, आपको प्योर मिलता है। कुछ साल आप ये सब करते हैं, तो हम लोगों ने तो कई ऐसा भी किस्से हुए हैं जब हम लोगों ने पीक दान उठा कर दिया है, उनको साफ़ किया है। तो ये सब उनको ऑफ़िस छोड़ा है, पिकअप किया है, उनके इंस्ट्रूमेंट्स लेकर गए हैं, रात को उनके घर में रोटियाँ बनाई हैं, खाना परोसा है। तो ये जो आपके अंदर ये बदलाव आता है ना, तब आप संगीत के लायक हो जाते हैं। आप यू आर वेरी ईज़िली रिसेप्टिव टू लर्निंग। तो इसी प्रकार उन दिनों मेरा संपर्क भीमसेन जी से हुआ, गुरुजी से। तो उन्होंने कहा कि सीखोगी मुझसे? तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं थी। तो हम गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ही सीखते थे उनसे भी। जब भी वो बैंगलोर आते थे, पूना, धारवाड़, मुंबई से जब भी कोई कार्यक्रम होता था, बेंगलोर से गुजरते थे तो 2 दिन रुक कर जाते थे। तो मेरे यहाँ रुक कर रात के हम 3-3, 4-4 बजे तक शुरू हो जाते थे, शाम को 8 बजे चलता रहता था हमारा। वो गाते रहते थे नॉन स्टॉप। कहते थे कि चलो गाओ। एक आलाप ले लिया, कहा अब तुम गाओ। वो मैंने कई बार ऐसा भी हुआ है, वो राग मैंने सीखा ही नहीं है, लेकिन वो समझाते इस प्रकार से थे कि वो निकल आ जाता था। तो ये जो उनके चरणों में बैठकर सीखने की जो ये प्रथा गुरु शिष्य परंपरा की, इसी के कारण आपका संगीत बहुत अच्छा होता है। आप में वो अहम भाव चला जाता है कि मेरे से बड़ा कुछ नहीं है, मैं सब सीख चुका हूँ। ये आप भावना हट जाएगी आपके मन से, तो आपकी गुरु शिष्य परंपरा से बेहतर कहीं नहीं हो सकता। आजकल भी कई ऐसे आश्रम हैं जहाँ पे गुरुकुल पद्धति से ही सिखाया जाता है। पूना में है अलका मारुलकर जी का, कहीं और भी बहुत सारी हैं जिसमें आपको इसी तरह घर के सारे काम काज करते हुए, अपना काम खुद करते हुए, अपने गुरु का ध्यान रखते हुए, उनके हर जैसे ही हाथ उठाएं पता चल जाना चाहिए वो क्या चाहते हैं। तो इस तरह से सीखने का जो सिस्टम है वो गुरुकुल पद्धति से के अलावा कहीं नहीं मिल सकती। उन्हीं दिनों में हम लोगों ने
बैंगलोर के चौड़ैया मेमोरियल हॉल, जो सबसे सुंदर हॉल अकोस्टिकली है, वहाँ पर पंडित भीमसेन जोशी जी के लिए फेलिसिटेशन रखा था। उस फेलिसिटेशन वाज ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, और पंडित जी को पिकअप करने ही मैं ही गई थी। और उन्हें एक ही जगह वो रुकते थे, बेंगलोर के वुडलैंड्स होटल में। ही वुड नॉट स्टे एनीवेयर एल्स। उनको वो पर्टिकुलर वुडलैंड्स ही चाहिए था, तो उनको वहाँ ड्रॉप किया, उनका सामान वगैरह रखकर सब कर दिया। और डरते डरते, क्योंकि इतने बड़े दिग्गज बोलते नहीं थे, कुछ नहीं बोलते थे। ही वॉज अ मितभाषी, एब्सोल्युटली रिजर्व्ड मैन, वेरी सिंपल एट हार्ट, लेकिन इतने मितभाषी थे तो हमें घबराहट होती थी, जो किया है मैंने गलत कर दिया है, गुस्सा आ रहा है क्या इनको, या ऐसे। उनके सूट कहते थे सूटकेस से, हाँ, मुझे समझ जाना पड़ता था कि उनको चप्पल चाहिए। तो ऐसी संगतियाँ हुई जैसे ही वो कहते थे कि हाँ हाँ, तो पता चलता था उनको जैकेट चाहिए, उनका शॉल चाहिए। तो मितभाषी, आपको जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा वो क्या बोलते हैं। और उसके बाद उनको गुस्सा आता था, गुस्सा आ जाता था कि भैया मैंने मांगा, 2 बार मांग लिया, 3 बार मांग लिया, अभी तक मेरा जैकेट नहीं आया, मेरी चप्पल नहीं आई। तो ही यूज्ड टू शो इट इन अ वेरी डिफरेंट वे। ही वुड नॉट स्क्रीम एट यू और गो वाइल्ड अबाउट इट, नो। एक बार बोला समझ में नहीं आया, ही वुड आस्क, तो मैं कहती थी जी गुरुजी बताइए, चप्पल। तब समझ में आया, वो ऐसे करेंगे तो चप्पल, ऐसे करेंगे तो जैकेट। तो जितना कम बोलना है वो उतना ही कम बोलते थे, और बहुत भले मानस थे। ही वॉज अ गॉडली मैन, अ वेरी सिंपल हार्टेड मैन। फूड हैबिट्स, ही यूज्ड टू एन्जॉय द सिंपलेस्ट ऑफ फूड्स। दाल चावल चाहिए, और मेरे घर में ख़ास तौर से उनको रसम बहुत पसंद था। रसम बनाओगी तो मैं तेरे घर आके रुकूंगा, नहीं तो नहीं रुकूंगा। ही वुड टेल मी पॉइंट ब्लैंक कि रसम खिला रही हो तब आऊँगा। तो ही वुड कम एंड रसम, चावल, बीन्स की सब्ज़ी खाने के बाद ही वो गाना सिखाते थे। तो ये ऐसे हुआ। एक बार फेलिसिटेशन रखा था। अब वो फेलिसिटेशन में पूछा गया कि भैया, मेरे तोरवी जी ने पूछा भाई कौन गाएगा। इट वॉज ऑल गेटिंग सेट कि भाई स्टेज, हु विल टेक केयर ऑफ द स्टेज, हु विल बी डूइंग द एंकरिंग, who will take care of the invocation. तो invocation के लिए I was selected. स्टेज पे, पोडियम पे सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट ऑफ बैंगलोर, बहुत नामी लोग, मेरे गुरुजी एंड देन पंडित भीमसेन जी बैठे हुए, और उनके सामने मुझे गाना था इन्वोकेशन। डाल दिया, बैठ गई हारमोनियम के साथ में। आई वॉज हैविंग लिटरली शिवरिंग व्हेन आई वॉज सिंगिंग, क्योंकि मेरे पीछे ही बैठे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। एक अलग ही मनस्थिति थी, लेकिन मैंने आंख बंद करके भगवान का नाम लिया, भगवान बचा लेना, नाक रख लेना, गा दिया। बहुत अच्छा ही हुआ। एक गणेश वंदना थी, एक सरस्वती वंदना थी, एक गुरु वंदना थी। सब गाने के बाद मैं उठी, तो सबको ऑडियंस को नमस्कार करके निकलने वाली थी। मेरे पीछे मैंने पलट कर देखा, भीमसेन जी खड़े थे। मेरी तो सिट्टी पुट्टी गुम। आई डिडंट नो व्हाट टू से, बिकॉज आई वाज टंग टाइड। ही सेज, छलू हार दी, कितना बढ़िया गाया। वो कन्नड़ा बोलते थे, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा गाया। तो मैंने प्रणाम किया उनको। कहते कि सीखती हो? मैंने कहा कोशिश करती हूँ सर, सीख रही हूँ। बहुत सुंदर, सच्ची में अच्छा गाया गुरुजी। तो बोलते हैं कि तू तो मेरी संगीत सारथी है, मेरा जब भी प्रोग्राम होगा तेरे को आके ऐसे इन्वोकेशन गाना ही है। संगीत सारथी, दैट इज़ द टाइटल ही गेव मी एंड इट स्टक विथ मी। तो जब भी वो आते थे और कहीं प्रोग्राम होता तो कहते अरे मेरे सारथी को बुलाओ। दूसरा मुझे वो कहते थे जोधपुर की जुगनी। आई वॉज बॉर्न ब्रॉट अप इन जोधपुर, तो वो मुझे जोधपुर की जुगनी बुलाते थे। तो उनके साथ बैठ के ये सारी सीखते थे, हम करते थे। एक बार ऐसे ही हमारा गायन सीखने का सेशन चल रहा था, तो उन्होंने तिलक कामोद अचानक से शुरू किया, एंड दैट वाज अ राग आई हैड नॉट लर्नड येट। आई वाज जस्ट स्टिल गोइंग थ्रू द आरो एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द राग। उन्होंने फर्राटे से एक आलाप लिया और कहा यहाँ से शुरू करो। हाय
कहते गाओ। मैंने कहा मैंने सीखा नहीं है गुरुजी। अरे गाओ। मैंने भी ले लिया। कहते हैं आंख बंद करो, लगाओ आलाप, आ जाएगा। उनका टिपिकल स्टाइल था एक, वो झटके देके गाते थे। और जब मैं झटके लेने की कोशिश करती कि ना, फीमेल वॉइस में अच्छा नहीं लगता है, उसको मेरे लिए छोड़ दो। he was very very keen on letting me know कि भाई what is sounding good from your voice और what is not to be done by the female singers। तो वो बताते थे ना 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 ये नहीं करो, ये मेल वॉइस में अच्छा लगता है, तुम इसको मॉडिफाई करके गाओ, लेट्स सी हाउ यू डू। तो वो मुझे मौका देते थे, मुझे कई बार अवसर देते थे कि किस तरह इसको मॉडिफाई मैं कर सकती हूँ, उस आलाप से कितने आलाप और निकाल सकती हूँ। मैं करती तो कहती बहुत अच्छा, क्या गाती हो। तो इस तरह से एक एंकरेजमेंट देना, मितभाषी होते हुए भी वाह करते थे। और बड़ा अच्छा लगता था उनके साथ में समय गुजारना। हालांकि हम लोग कोई बात नहीं करते थे, देयर वॉज नो कॉन्वर्जेशन इन्वॉल्व इन बिटवीन आवर सेशंस, इट वॉज ओनली सिंगिंग, प्योर सिंगिंग। वो बैठ के गाते रहते थे। एक बार उन्होंने भीमपलास का आलाप ऐसे ही लिया। भीमपलास के आलाप में भी उन्होंने ऐसा कुछ स्वर टच किया था, जबकि मैंने भीमपलास सीखा हुआ था और वो मुझे बहुत यूनिक लगा। मैंने कहा ये तो अलग ही लग रहा है। तो वो कह रहे थे इस तरह की ऐसी क्रिएट करो जिससे वो है भीमपलास, लेकिन आपको लगे, लोगों को लगे कि अरे एंटेनास खड़े हो जाएं, सबके कान खड़े हो जाएं कि क्या गाया इसने। ये चीज़ वो हमें सिखाते थे। वो मैंने एक बार उनसे ऐसे भी कहा कि पंडित जी आप ऐसे करते हो ना, गाने के बोलों को कहीं कहीं तोड़ देते हो, ये समझ में नहीं आता मुझे आप क्या गा रहे हो। तो उन्होंने कहा, वहाँ डंडा रखा हुआ था, उन्होंने कहा मैं मारूँ अभी एक, मुझे बोल रही हो कि मैं सही नहीं गाता हूँ। तो गाने के मामले में वो काटते ज़रूर थे, शब्दों का अर्थ खराब हो जाता था, लेकिन वो मेरे को कहती थी कि तुम मत करना ऐसे, ये मैंने शुरू से गलती हो गई है, अब मैं सुधर नहीं सकता, तुम जो है इसको ऐसे मत करो। एक कन्नड़ा भजन सीखा था उनसे, बहुत पॉपुलर है भजन है, यादवनी बा यदुकुल नंदन माधव मधु सूदन बारो। सु अलग कर देते थे, दना अलग गाते थे। दना का मतलब होता है इन कन्नड़ा कैटल, इट मीन्स काउ, गाय भैंस। तो वो मैं कहती थी क्या दना गदना कर रहे हो सर आप। तो वो मेरे को कहते चुपचाप बैठो और इसको तुम सूदन गाओ सही से, माधव मधुसूदन है। तो वो उसको मैं कहती क्या दन दन कर रहे हो आप। तो वो बोलते तुम गा के बताओ। तो वो एक बड़ा ही रोचक लगता था हम लोगों के बीच में, जो वार्तालाप नहीं होती थी लेकिन वो फिर भी मुझे ताना मार देते थे। तो इस तरह से हम लोगों का एक बड़ा ही प्यारा पिता बेटी का एक संबंध जैसा था। वो गुरु थे मेरे लिए, बहुत बड़े उस पे थे, ओहदा उनका इतना ऊंचा था और हम तो है बहुत, लेकिन हमारा वो उनसे जो सीखने का जो मिला, दैट वाज बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, यू नो। जितनी भी पॉलिशिंग हुई है उनकी वजह से ही हुई है। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल